ये हमारे देह बहुत ही एक हाईटेक मशीन है, ये बहुत ही एडवांस मशीन है। और एक ह्यूमन बॉडी ही ऐसी बॉडी है जो कि सोम को स्वयं पैदा कर सकती है। योगा को पोस्चर से जोड़ दिया, बॉडी की स्पाइन को आपने खराब कर दिया, जबकि बॉडी में सिर्फ एक स्पाइन ही है जो सबसे मेन पार्ट है। जब आप इस पृथ्वी पर आंख खोलते हैं तो आपको सबसे बड़ा प्रकाश सोर्स क्या दिखता है? तो सन सनातन है, जो आपको दो प्रकाश स्रोत दिए हैं। पूर्ण प्रकाश सूर्य है, मध्य प्रकाश चंद्रमा है। उसी से आपके अंदर दो नाड़ियां चलती हैं, इड़ा पिंगला, क्योंकि सेम मैक्रो में दिखाया गया है, सेम आपके अंदर माइक्रो में रखा गया है। सूर्य अगर एक आम के फल को पका सकता है तो वो हमारी आत्मा को भी पका सकता है, उसको भी मैच्योर कर सकता है, उसको भी परिपक्व कर सकता है। आकाश में तारामंडल आपके ऊपर सर्वेलेंस कर रहा है हर समय कि कोई भी कर्म करे तो उस कर्म को वो इमीडिएटली उसमें रिकॉर्ड हो जाए। वो रिकॉर्ड आपकी कॉर्ड से जुड़ा है, इसीलिए उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। पांचों इंद्रियां एक ही विषय को पूर्ण रूप से देख पाएं और उसमें से सारा ज्ञान निकाल सकें, उसको हम कहते हैं कॉमन सेंस। हीलिंग मोडालिटीज या जितनी भी ऑल्टरनेटिव मोडालिटीज हैं वो सिर्फ आपकी इनर वेलबींग को खराब कर रही हैं। पास्ट लाइफ में कौन जा रहा है? पास्ट लाइफ में वो लोग जा रहे हैं जिनको आज की लाइफ में भी ट्रॉमा है। पास्ट लाइफ करवाने के बाद भी उनको पता चला पास्ट लाइफ में भी ट्रॉमा था, तो उसके बाद उन्होंने एक ऐसा क्या एक्शन किया कि अभी वो ट्रॉमा नहीं आएगा। आकाशिक रिकॉर्ड पिछला, पास्ट लाइफ पिछला, हीलिंग पिछली बीमारी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू पास्ट विच इज डेड। आपकी जो प्रकृति है उसमें हरा रंग है, उसमें ब्राउन कलर की अर्थ है, ऊपर ब्लू स्काई है, हर रंग के फ्लावर्स, हर रंग के फल, हर रंग की दालें और हर रंग के मनुष्य हैं। लेकिन जब आपको परमात्मा को डिसाइड करना है तो आप बोलते हैं व्हाइट है। जो लोगों ने इतने पशुओं के साथ किया है, नॉन वेज को अडॉप्ट करके, इतने जो पशुओं के साथ संहार किया है, इतना वध किया है, इतनी बलि दी है, तो वो उसकी ऊर्जा कहाँ जाएगी? अब वो ऊर्जा कहीं तो रिफ्लेक्ट होगी। अभी तो लोगों को अवतार वैसे ही दिख रहे हैं ना, जैसे रामानंद सागर ने दिखाया है, लेकिन आज के युग का अवतार ऐसा थोड़ी होगा। आपका वास्तविक भविष्य आपके देह त्याग के बाद शुरू होता है, क्योंकि निर्णय आपके जीवन का देहांत है, अंत काल में निर्णय है कि आप इसी लोक में फिर से वापस आएंगे, इससे नीचे जाएंगे या इससे ऊपर जाएंगे। भी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। यस यस सोनम, यस, इट्स रियली गुड टू मीट, गुड टू कनेक्ट। भी सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब मैंने आपके प्रोफाइल को स्टडी किया तो उसमें लिखा था षड विद्या, वर्ण विद्या, मधु विद्या। आप इन विद्याओं के जनक हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि मैंने इन विद्याओं के बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो प्लीज आप मुझे और मेरे जितने दर्शक आज आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें बताएं कि ये विद्या क्या है और इससे हमें क्या बेनिफिट है करने से। देखिए, सबसे पहले क्या है कि प्राचीन काल में जो गुरुकुल परंपरा होती थी, तो गुरुकुल गुरुकुल परंपरा में बहुत सारी विद्याओं के ऊपर जो थी शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो जैसे जैसे समय निकलता गया और कलयुग का युग आया, तो कलयुग में वो सारी विद्याएं लुप्त होने लगी, अस्त हो गई। ठीक है, क्योंकि जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया, तो विद्याएं भी अस्त हो गई। तो उस ज्ञान की जो धारा थी, जिसे लोग सरस्वती कहते हैं, तो वो हम जानते हैं कि सरस्वती भी लुप्त हो गई। तो वो अब किसी को तो उसको ट्रांसमिशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई तो वो ट्रांसमिशन लेगा। लेकिन हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन तभी आ सकता है जब आप सही रेडियो फ्रिक्वेंसी पर अट्यून्ड है। ठीक है, तो जो शब्द है ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है कि चीजों को जानने का नजरिया, जानने का तरीका, चीजों को, अलग अलग चीजों के बारे में आप कैसे क्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ज्ञान एक बड़ा अम्ब्रेला है। अब बड़े अम्ब्रेला के अंदर छोटी छोटी सब्जेक्ट नॉलेज है। तो गुरुकुल में ज्ञान प्रदान करते थे गुरु, और उन उस ज्ञान के अंतर्गत विद्याएं होती थी। जैसे हम लोग अभी भारत में क्या है कि कुछ विद्याओं के ऊपर जानते हैं, जैसे सब लोग जानते हैं धनुर्विद्या, रसायन विद्या। ठीक है, तो आयुर्वेद का नॉलेज, सो ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अभी ऐसी बहुत सी विद्याएं हैं, क्योंकि सिर्फ इतनी तो विद्याएं नहीं थी, विद्याएं तो बहुत सारी थी। और ऋषियों महर्षियों के पास तो बहुत सारी विद्याएं होती थी। तो इनमें से कुछ विद्याओं के ऊपर मैंने कुछ पिछले वर्षों में बात की है। तो जो विद्याएं मुझे समझ पड़ी हैं और जो मेरी सूझबूझ में आई हैं, जो मैंने प्रकृति से ली हैं, तो मैं उन विद्याओं के ऊपर मैंने कुछ बात की है। तो जैसे मान लीजिए षड विद्या। तो हमारा जीवन, जो पृथ्वी पर जो जीवन है, वो एक हेक्स ऑफ लाइफ की तरह है, कि हम एक जीवन के हेक्स में फंसे हुए हैं। मतलब हम षड रिपु में फंसे हुए हैं, पार्थिव जीवन के। ठीक है, तो उस षड रिपु से बचने का तरीका क्या होता है? उस षड रिपु से बचने का तरीका जो है, उसकी विद्या को कहते हैं षड विद्या। ठीक है, तो षड विद्या के अंतर्गत
इसके ऊपर एक पूरी सीरीज मैंने की है पास में, जिसमें मैंने बताया है कि षड विद्या में आपको तंत्र, मंत्र, यंत्र, संसार दर्शन, समन्वय, मार्ग, तो इनके ऊपर आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको इनके ऊपर, इन विषयों पर ज्ञान है, तो आप जीवन के जो षड रिपु है उसको आराम से तोड़ सकते हैं, आप उसका तोड़ निकाल सकते हैं। वन कैन इजीली ब्रेक थ्रू द हैक्स ऑफ लाइफ। तो वो षड विद्या है। इसी तरह से मान लीजिए अगर है मधु विद्या। सो मधु का अर्थ होता है माधुर्य, स्वीट, जिसे हम मधु कहते हैं, मधु माधुर्य स्वीट। लेकिन मधु से ही एक रोग भी उत्पन्न होता है जिसे मधु के नाम से जानते हैं, हम कहते हैं मधुमेह। ठीक है। तो मधु विद्या हमारे भीतर किस तरह से हम नेक्टर को उत्पन्न करते हैं, अमृतत्व को कैसे उत्पन्न करते हैं, अमृत कैसे उत्पन्न करते हैं, क्योंकि हमारे देह बहुत ही एक हाईटेक मशीन है, ये बहुत ही एडवांस मशीन है। और एक ह्यूमन बॉडी ही ऐसी बॉडी है, यही एक ऐसी देह है जो कि सोम को स्वयं पैदा कर सकती है। अगर इसके इनपुट्स ठीक कर दिए जाएं तो ये स्वयं ही सोम को पैदा कर सकती है, और कोई मशीन नहीं है। अगर आप देखेंगे संसार में, तो लोग ब्लड बैंक से ब्लड लेते हैं, लेकिन वो ब्लड भी ह्यूमन बॉडी से लिया जाता है। तो विज्ञान ने अभी इतना ज्यादा तरक्की नहीं की है कि वो सारा जो भोजन जो हम देह में डालते हैं उससे जो रक्त उत्पन्न होता है, तो वो बाहर किसी मशीन में डालें और उससे रक्त उत्पन्न हो जाए। ठीक है। तो रक्त उत्पन्न करने के लिए आपको फिर भी ह्यूमन बॉडी की जरूरत ही पड़ेगी। ठीक। सो इसलिए हमारी ह्यूमन बॉडी जो है ये बहुत एडवांस है, और ये खुद ही मधु को पैदा कर सकती है। और मधु को पैदा करने में, जैसे मैंने जो वो विद्या है, मैंने वो विद्या जो है वो मधु से ली है, जो कि मधु की मक्खी होती है, मधुमक्खी। क्योंकि मधुमक्खी की जो ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों को सुनने से और उन ध्वनियों को समझने से, सही उच्चारण करने से और अपना इनपुट सही करने से हम अपने भीतर मधु को उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे भीतर सोम पैदा हो सकता है, हमारे भीतर अमृत रसायन पैदा हो सकते हैं। रसायन शब्द, जैसे हम शब्द ही देखें तो रसायन शब्द का मूल ही है रस। तो हमारी बॉडी में कई तरह के रस पैदा होते हैं, जैसे जिसे हम बोलते हैं जूसेस, जैसे पेप्टिक जूसेस हैं हमारे अंदर, पैंक्रियाटिक जूसेस हैं, तो बहुत सारे जूसेस पैदा होते हैं। अगर उन रसों को ठीक कर दिया जाए, उन जूसेस को ठीक कर दिया जाए, तो हमारे अंदर अमृत रस पैदा हो सकता है, जिसे जो कि हम मधु विद्या के माध्यम से समझते हैं। तो इसी तरह से वर्ण विद्या है। तो जिस तरह से मान लीजिए अगर हम ललिता सहस्त्र नाम देखें, तो ललिता सहस्त्र नाम में बताया है कि जब शक्ति किसी के सहस्त्रार पर एक्टिवेट होती है, सहस्त्रार पर, सहस्त्र पे एक्टिवेट होती है, क्राउन सेंटर पे एक्टिवेट होती है, तो क्राउन पर एक्टिवेट होने पे वो सारे वर्णों की विद्या दे देती है। ठीक है। सहस्त्र दल पद्मस्था सर्व वर्णों उपशोभिता। तो सारे सहस्त्र दल पर आने पर सारे वर्णों की विद्या जो है वो देवी प्रदान कर देती है। तो इस तरह से उन वर्णों को समझना कि उन वर्णों का क्या ध्वनि है, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उनका सही उच्चारण क्या है, और उसके उच्चारण से हमारे भीतर जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन में किस तरह के स्त्राव पैदा होते हैं, हमारा न्यूरॉन पाथवे कैसा बनता है, तो वो वर्ण विद्या के अंतर्गत आता है। और वर्णों को जोड़ने से कौन सी ध्वनियां बनती हैं, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं मंत्र। ठीक है। सो मंत्र विद्या भी वर्ण विद्या के अंतर्गत ही आती है। तो उसी से आगे पैदा होता है शब्द ब्रह्म, मतलब आप कैसे वर्ड्स से वर्ल्ड की मैनिफेस्टेशन करते हैं। ठीक है। सो ये सारी विद्याएं जो हैं, अब इन विद्याओं के बारे में मैंने कुछ पिछले वर्षों में बात की है, इसके बारे में मैंने लिखा है, और कई इन इन सब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने बहुत इलेबोरेटिवली भी लिखा है। तो अभी हमारे भारत में क्या प्रचलन है कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज नहीं आती है तो हम लोग को ये पढ़ा दिया जाता है कि इस विद्या के जो फादर हैं वो सो एंड सो अंग्रेज वो हैं, वेस्ट से वो हैं। ठीक है। जबकि हमारी जो विद्याएं हैं वो वैदिक ऋषियों से ही आती हैं। ठीक है। सो हमारी जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सनातन है, वहीं से सारी विद्याएं आती हैं। तो असली जो पिता हैं, जनक हैं उन विद्याओं के, वो ऋषि हैं। तो आप अगर जितना अपने आप को ऋषियों की जीवन शैली के साथ अट्यून करेंगे, तो आप उन विद्याओं को समझ सकेंगे, आपको भी समझ आ सकती है कि वो विद्याएं कैसे कार्य करती हैं, उन विद्याओं से हमें क्या लाभ मिल सकता है, हमारी जीवन शैली कैसे बेहतर हो सकती है। और खास करके जो लोग जीवन में आध्यात्मिक यात्रा की और प्रगति करना चाहते हैं, ठीक है, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन विद्याओं का क्या रोल है। तो ये सारी चीजें हम जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले बेसिक्स को जानना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें समझने से हमें पता चलता है कि उन विद्याओं का हमारे जीवन में क्या लाभ है, और खास करके हमारी आध्यात्मिक उन्नति में ये विद्याएं कैसे सहायक हैं। तो भी अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि जितनी भी ये विद्याएं हैं इनके जनक हमारे ऋषि हैं, और सारी भारत से ही ये विद्याएं गई हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें, तो आज जो न्यू एज प्रैक्टिसेस हैं या ऑल्टरनेट हीलिंग मोडालिटीज हैं,
लोग कहते हैं कि यही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है और वेस्ट का तमगा लगा करके इनको आज हर जगह प्रचलन में है। आप क्या मानते हैं कि ये जितनी भी मॉडर्न है जो हीलिंग टेक्नोलॉजीज हैं ये कितनी सक्सेसफुल है? देखिए, जो शब्द है हीलिंग, ठीक है, हीलिंग शब्द को देखकर ही हमें समझ जाना चाहिए कि किस चीज को हम हील कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप आज देखेंगे तो ज्यादातर लोग जो हैं वो रोग को ही हील करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि हमें बीमार ही क्यों होना है एट द फर्स्ट प्लेस? ठीक है, क्योंकि बीमारी को हमने आम बना दिया है, बीमारी को हमने एकदम एक नॉर्म बना दिया, नॉर्मलाइज कर दिया है कि बीमार तो हम होंगे, क्योंकि देह है तो बीमार होंगे। लेकिन बीमार क्यों होंगे, रोगी क्यों होंगे? रोगी इसलिए होंगे क्योंकि प्रकृति के साथ, अपने ही पंचमहाभूत के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हमारी देह पंचमहाभूत से बनी है, प्रकृति पंचमहाभूत से बनी है। तो प्रकृति के पंचमहाभूत और देह के पंचमहाभूतों को सही तरह कैसे कनेक्ट करना है ये नहीं पता है, तत्वों का ज्ञान नहीं है। तत्वों का योग कैसे करना है ये नहीं पता है। अभी लोगों को योग की जगह योगा पता है, जो कि एक न्यू एज वे है। ठीक है। तो योग मतलब तो सिर्फ जोड़ना है, जैसे आप कहते हैं आज कनेक्ट करना, अंग्रेजी का शब्द है कनेक्ट, तो संस्कृत के लिए उसमें शब्द है योग, बस इतना ही है। अभी उस योग को लोगों ने योगा बना दिया, योगा को ध्यान से जोड़ दिया, योगा को पोस्चर से जोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ कि बॉडी में और विकृतियां पैदा हो गई, बॉडी की स्पाइन को आपने खराब कर दिया, जबकि बॉडी में सिर्फ एक स्पाइन ही है जो सबसे मेन पार्ट है, बाकी सब उसको चलाने वाले वाइटल ऑर्गन है। जैसे ट्री की स्टेम सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो स्टेम को ही अगर आप इतना खराब कर देंगे सारे पोस्चर से, तो वो बिल्कुल भी आपकी स्टेम काम नहीं करेगी। अगर स्टेम्स और स्टेम सेल्स काम नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन ट्री कैसे चलेगा? ठीक है। सो हमारी देह एक वृक्ष की तरह ही काम करती है। ठीक है, तो ये एक बात है। तो इसी तरह से दूसरी विधि है। अब हीलिंग की जितनी मोडालिटीज हैं उसमें लोगों को ये भी नहीं पता है कि उस मोडालिटी में वो किस तरह के बींग से या स्पिरिट से या जिसको भी वो चैनल कर रहे हैं, या जो भी यूनिवर्सल लाइट जिसको वो बोल रहे हैं, वो किससे डील कर रहे हैं, वो उनको ये भी नहीं पता है। क्योंकि वो वेस्ट ने पॉपुलराइज कर दिया, वेस्ट ने एक वर्ड बना दिया है, और खास करके सब सर्टिफाई करके उसको चलाने के लिए सब आगे हैं कि हम लोग उसको एक तरह से एक विधि बना दें और टेक्निक को हम लोग जितना प्रमोट कर सकें, और वो इजीली मनी मेकिंग बिजनेस बन जाता है। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो रोग है, रोग में कुछ समय के लिए सहायता मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली तो जीवन शैली पे आना ही पड़ेगा। और जब तक आप अपनी प्राकृतिक जीवन शैली नहीं रखेंगे, जीवन शैली को प्रकृति के अनुसार, प्राकृतिक नियमों के अनुसार नहीं चलाएंगे, तो किसी भी तरह की हीलिंग पद्धति या कोई भी तरह का उपाय काम नहीं करेगा। ये सबको पता है कि आप एक मान लीजिए देह में कुछ भी इनपुट्स हैं, आप चाहे भोजन ले लें, चाहे आप इंद्रियों के इनपुट्स ले लें, वो गलत करते ही रहेंगे तो अल्टीमेटली आप सफर करेंगे। तो हीलिंग मोडालिटी कितनी देर काम करेगी? लेकिन हाँ, ये है कि हीलिंग मोडालिटी जब आप बाहर लोगों को प्रमोट कर रहे हैं तो उससे आपके लिए वो एक अच्छा व्यापार का साधन बन जाती है। बस ये यहां तक है। बाकी हीलिंग मोडालिटीज में ना जाकर लोगों को सबसे पहले रोग में ही ना जाना एक्सेप्ट करना चाहिए, और रोग में ना जाने के कारण ढूंढने चाहिए, ना कि रोग होना और फिर उसको, उससे निजात पाना। ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो सारी जितनी भी न्यू एजिंग टेक्निक्स हैं, तो इन सारी टेक्निक्स का जो मेन फंडा ही ये है, उसका बेस लाइन जो है वो ये है कि आप रोग रोग रखें, रोग के साथ जिए, रोग को फिर हील कर लें, फिर दूसरा रोग लाएं, फिर उसको हील कर लें। या फिर आप मेंटल जितनी टेक्निक्स हैं उसमें अपनी मानसिकता को आप कितना वृद्धि कर सकते हैं, कितना बढ़ावा दे सकते हैं। आपका जो मेंटल बलून है वो इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसको, कई ट्रॉमास को ठीक करते रहते हैं, आप उसमें कई तरह की चीजें मैनिफेस्ट करने की सोचते रहते हैं, फिर आप अल्टीमेटली स्पिरिट्स के पास पहुंच जाते हैं, फिर स्पिरिट से डील करते रहते हैं, फिर चैनल करने लगते हैं, और फिर मन का जो विकास है वो सिर्फ और सिर्फ एक अलग दिशा में बढ़ता रहता है। लेकिन आपकी आत्मा की तरफ वो कभी नहीं बढ़ता, अपने आप को करेक्ट करने में कभी नहीं बढ़ता, प्रकृति के नियमों के अंतर्गत कार्य करने में कभी नहीं बढ़ता। तो ये न्यू एजिंग क्यों लाई गई है? न्यू एजिंग इसलिए लाई गई थी क्योंकि सबको पता था कि आने वाले टाइम में ये ऐसा युग परिवर्तन का समय आने वाला है जिसमें कि सब लोग अवेकन होंगे, सब लोग जागेंगे और सब लोग प्रश्न पूछेंगे। तो जितना लोग प्रश्न पूछेंगे, ऑब्वियसली प्रश्न पूछने पर सही उत्तर देने वाला तो होना चाहिए। और अगर उनको पहले ही उनकी मेंटल वर्ल्ड में और उनकी मानसिकता में उलझा दिया जाए तो वो प्रश्न भी नहीं आएंगे उनको। ठीक है, तो उनको वो प्रश्न भी नहीं आएंगे, और प्रश्न नहीं आएंगे तो सवाल तो खोजेंगे कहां से? तो मेरा ऐसा मानना है कि हीलिंग मोडालिटीज या जितनी भी ऑल्टरनेटिव मोडालिटीज हैं वो सिर्फ आपकी इनर वेलबींग को खराब कर रही हैं और आपको वो ऑल्टर करती हैं, और कुछ नहीं है। आप प्रकृति की तरफ ना मुड़ के सिर्फ शॉर्टकट्स देख रहे हैं, लेकिन वो शॉर्टकट्स
शॉर्ट टर्म ही है बस, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। और वो रास्ता आपकी प्रगति की तरफ नहीं जाता है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ नहीं जाता है। क्योंकि एक जन्म में आप बहुत काम कर सकते हैं अपने बर्थ के लिए, कुछ ही सालों में आप बहुत अच्छा उन्नति कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप हीलिंग मोडालिटीज और ये सारा रास्ता अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के पथ से बिल्कुल हट जाते हैं। और सिर्फ मैनिफेस्टेशन, शॉर्टकट्स और हीलिंग मोडालिटीज, या जिसको मैं बोलता हूँ फील गुड फैक्टर, तो कुछ समय के फील गुड फैक्टर में आप पड़ जाते हैं। तो वो फील गुड फैक्टर तो मिलता है, लेकिन उससे आपकी प्रगति नहीं होती, ना आपका विकास होता है। सो ये न्यू एज टेक्निक्स है। और कितनी भी टेक्निक्स लें, इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में पिछले कई सालों में रादर मेरे आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत से ही मैंने हीलिंग मोडालिटीज और ये सारी चीजों के ऊपर बात की है। और कई वर्षों मैंने उसके ऊपर बोला है, और अलग अलग विधियों के ऊपर भी मैंने बताया है कि उनका अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या है। तो वी जैसे अभी आपने बताया कि हम जितनी भी ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है या जो जो भी मोडालिटीज हैं इन पे ना फंस करके हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति की बात करनी चाहिए, उस पे फोकस करना चाहिए। तो लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे हीलिंग टेक्निक्स में, अगर हम कुछ रैंडम नाम लेते हैं जैसे कि रेकी लेते हैं, तो रेकी में ऐसा बोला जाता है कि हम यूनिवर्सल एनर्जी की कॉलिंग करके उसके जो एक सोर्स के साथ कनेक्ट होके हम किसी को हील कर रहे हैं। तो इसमें तो कहीं कोई स्पिरिट या कोई और किसी हम थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम यूनिवर्स की ही एनर्जी को चैनल ओके। कर रहे हैं। ओके। या या फिर अगर हम बात करें आकाशिक रिकॉर्ड्स की, तो आकाशिक में भी ऐसा कहा जाता है कि हर सोल का अपना एक डेटा होता है जो कई वर्षों से जीती आई, जन्मों से जीती आई, तो उसको हम एक्सेस करते हैं। तो इसमें कुछ गलत कैसे हो सकता है? ओके, चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इसमें क्या है कि अगर आप यूनिवर्सल एनर्जी की बात करते हैं, जब आप इस पृथ्वी पर आंख खोलते हैं तो आपको सबसे बड़ा प्रकाश सोर्स क्या दिखता है? सन यानी सूरज। दैट्स ऑल। ओके। सो यूनिवर्सल मतलब जो सदा है, सदा था, सदा रहेगा। तो सन सनातन है। सन शब्द सनातन ही बनाता है, शब्द सन सनातन। ठीक। तो यूनिवर्सल एनर्जी जो है बेसिकली हमारी पृथ्वी पर सूर्य से आ रही है। सूर्य उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। दो आंख खोलकर सिर्फ देख लेने मात्र से आपको पता है, आपकी कॉमन सेंस कहती है कि सूर्य ही ऊर्जा देता है। ठीक है। अब आप सूर्य को छोड़कर जो आपको दो प्रकाश स्रोत दिए हैं, एक पूर्ण प्रकाश दिया है, एक आपको मध्यम प्रकाश दिया है। पूर्ण प्रकाश सूर्य है, मध्यम प्रकाश चंद्रमा है। उसी से आपके अंदर दो नाड़ियां चलती हैं, इडा पिंगला, क्योंकि सेम सेम मैक्रो में दिखाया गया है, सेम आपके अंदर माइक्रो में रखा गया है। सेम सेम सिस्टम। ठीक है। तो आप उस यूनिवर्सल एनर्जी को जो आपको प्रत्यक्ष विजिबल दिख रही है, उसको छोड़कर आप इनविजिबल की तरफ क्यों जाएंगे? ठीक है। बिकॉज दिस इज अगेन अ वेरी वेस्टर्नाइज्ड माइंडसेट दैट वी हैव टू फोरगो द डिवाइन अथॉरिटी। डिवाइन अथॉरिटी को छोड़ के हम इनविजिबल में जाएं, ताकि इनविजिबल में लॉस्ट रहें। इट्स जस्ट अ लेसर लॉस्ट वर्ल्ड। तो रेकी में आप देखिए, रेकी जब आप शब्द भी बोल रहे हैं रेकी, तो रेकी में शब्द आप बोल रहे हैं रे, आगे वर्ड आ रहा है की। ठीक है। सो रे कहां से आती है? रेज ऑफ लाइट कहां से आती हैं? सन से आती हैं। सो सूर्य का प्रकाश, आज तो मॉडर्न साइंस भी कहती है कि सूर्य का प्रकाश हमें लक्स फैक्टर देता है, उसकी ल्यूमिनेसेंस से हमारे अंदर प्यूरिटी पैदा होती है, प्यूरिफिकेशन होती है, हमारे अंदर उससे क्लीनिंग होती है, हमारे अंदर उससे सही तरह का प्रकाश का स्राव होता है, हमारे अंदर उसके उससे सारे सिक्रीशन सही होती हैं। ठीक है। तो सूर्य तो हर हर रोज नित्य प्रतिदिन हमारी रेकी कर रहा है। चंद्रमा की किरणें अमृत स्राव कर रही हैं, जो अगर वो एक पौधे में औषधीय गुण पैदा कर सकता है, हम चंद्रमा, तो हमारे भीतर भी तो पैदा कर सकता है। ठीक है। सूर्य अगर एक आम के फल को पका सकता है, तो वो हमारी आत्मा को भी पका सकता है, उसको भी मेच्योर कर सकता है, उसको भी परिपक्व कर सकता है। ठीक है। लेकिन सेम, बिकॉज वी हैव टू जस्ट फोरगो द डिवाइन अथॉरिटी, विजिबल अथॉरिटी एंड इनविजिबल में जाना है। तो इनविजिबल में जाने के लिए क्या करवाना पड़ेगा? कुछ नहीं, सिर्फ एक ही आंखें बंद करा दे, दैट्स ऑल। अगर आप आंखें बंद करवा देंगे तो लोग प्रकाश को भूल जाएंगे। आप किसी भी जगह पे अगर आप नेविगेट करना है, आपको मान लीजिए आपको किसी जगह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो आपको एक इनविजिबल जगह पे भेजा जाए या प्रत्यक्ष प्रमाण देकर भेजा जाए, कहाँ पे आपको नेविगेट करना आसान है? हाँ, मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण क्लियर है मेरी आंखों के सामने। ठीक है। तो सूर्य एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम प्रत्यक्ष इतने विशाल प्रचंड प्रकाश स्रोत को, स्वर्णिम आभा लिए हुए स्रोत को छोड़ के हम किसी और प्रकाश को ढूंढ रहे हैं। तो ये एक कॉमन सेंस की, सामान्य ज्ञान की बात नहीं है।
ये सामान्य सूझबूझ की बात नहीं है। ये वही सोच से आ सकता है जहां पे आंखें बंद करा के आपको यूनिवर्सल लाइट दिखाई जाए। और उसके ऊपर भी बात यह है कि अगर आपको यूनिवर्सल लाइट या कोई प्रकाश देखना है, तो वो ऑलरेडी प्रकृति में सारा विद्यमान है। वो सारी तरह के रंग, जितने भी कलर्स की लाइट आपको देखनी है, वो सारी प्रकृति में विद्यमान है। और वो प्रकृति की सारी जितने वर्ण हैं, जितने रंग हैं, वो आपके भीतर माइक्रो में रखे गए हैं। आपके मूलाधार को लाल रखा गया है, ठीक है, सेक्रल को येलो गोल्डन रखा गया है, हार्ट को ग्रीन रखा गया है, ठीक है। तो सारे पूरे 7 रंग का स्पेक्ट्रम आपके अंदर रखा गया है, पूरा वर्णक्रम है आपके अंदर। तो प्रत्यक्ष को छोड़कर हमें अप्रत्यक्ष की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष की तरफ जाना ये अपने मन को बढ़ावा देने जैसा है, और दूसरा उसमें खो जाने जैसा है। अब आकाशिक रिकॉर्ड ले लें आप। आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ? आकाश का मतलब तो आकाश हुआ। रिकॉर्ड मतलब क्या हुआ? रिकॉर्ड मतलब हुआ कहीं पे कोई चीज संग्रहित हो रही है, ठीक है। तो आकाश में कौन सी चीज है जो आपकी चीजों को संग्रहित करती है? उसको हम कहते हैं तारामंडल। आकाश में तारामंडल आपके ऊपर सर्वेलेंस कर रहा है हर समय, सारी मनुष्य जाति पर सर्वेलेंस करता है कि कोई भी कर्म करे तो उस कर्म को वो इमीडिएटली उसमें रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। अभी लोग सोच रहे हैं कि उसको हम लोग पढ़ लेंगे और पढ़ के उसको करेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये दूसरे तरीके से काम करता है। आप अपना कर्म धरती पर ही करेक्ट कर लेंगे, तो वो ऊपर रिकॉर्ड करेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि वो रिकॉर्ड आपके डीएनए से जुड़ा है, वो रिकॉर्ड आपकी कॉर्ड से जुड़ा है, इसीलिए उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। तो आप उसको दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं। कॉर्ड मतलब कनेक्ट। जैसे आप चार्जर को कनेक्ट करते हैं, चार्जर की वायर को आप क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं ना, ठीक है ना, चार्जिंग कॉर्ड, ठीक है, करेक्ट। सो वो कॉर्ड है। तो इसी तरह से आपकी कॉर्ड है जो कि तारामंडल से जुड़ी हुई है हर समय, ठीक है। तो जो कर्म आप पृथ्वी पर कर रहे हैं, अगर आप उसको करेक्ट करते हैं, तो आपको पिछला रिकॉर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप नया रिकॉर्ड खुद ही लिख सकते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ के कर्म ठीक करने की सेंस नहीं आने वाली है। जबकि प्रकृति में जाने से, पंचमहाभूत का काम करने से, पंचमहाभूत के साथ जुड़ने से एक सेंस आती है। जैसे सबका चेहरा है, ठीक है, चेहरा पंचमहाभूत का एक इम्प्रिंट है, ठीक है, सबका चेहरा। आप जब किसी की चेहरे की तरफ देखते हैं तो आप क्या देख रहे हैं? आप उनके पंचमहाभूत की तरफ देख रहे हैं। 5 सेंसेस इज इक्वल टू 5 एलिमेंट्स। तो आप उनके 5 सेंसेस की तरफ देख रहे हैं, 5 एलिमेंट्स की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप 5 एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आपकी 5 सेंसेस ठीक होती हैं, आप सेंस में आते हैं। एक चीज को, एक विषय को 5 की 5 सेंसेस देख पाए अच्छे से, उसे हम कहते हैं कॉमन सेंस। पांचों इंद्रियां एक ही विषय को पूर्ण रूप से देख पाए और उसमें से सारा ज्ञान निकाल सके, उसको हम कहते हैं कॉमन सेंस, ठीक है, विच इज नॉट सो कॉमन टुडे, करेक्ट। सो अगर हम प्रकृति में गए बिना, अपनी सेंस को बिना गेन किए, किसी भी तरह के रिकॉर्ड को क्रैक करने की सोचेंगे, तो ये मुझे इसमें कोई भी समझ नहीं पड़ती है, इसमें मुझे कोई भी समझदारी वाली बात नहीं लगती है। इट इज तो जस्ट लाइक एक जी इनविजिबल लाइब्रेरी जिसका आपको कुछ नहीं पता। आप सोच रहे हैं जी। कि पुराना रिकॉर्ड पढ़ के मैं, मेरे लिए यहाँ जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन हम्म। हमारे लिए हमारा जीवन जो है पृथ्वी का, ये कर्म प्रधान जीवन है। आपके आज के कर्म से आपका भविष्य बनता है, आपका प्रेजेंट है उसी से फ्यूचर बनता है। अगर आप आज का प्रेजेंट ही ठीक नहीं करेंगे, तो आपका फ्यूचर कैसे ठीक होगा? वो कोई भी किताब पढ़ के या कोई आपके अपने आकाशिक कोई भी रिकॉर्ड पढ़ के या किसी से कोई गाइडेंस लेके वो ठीक नहीं होने वाला है। वो आपके एक्शन से ही ठीक होने वाला है, ठीक है। और ग्रहों से, अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रहों से या किसी तारा समूह से या तारामंडल से या किसी नक्षत्र से कोई आप रिकॉर्ड ले लेंगे, एक्सेस कर लेंगे, जिसे लोग आजकल एक्सेस कॉन्शियसनेस बोलते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। एक्सेस कॉन्शियसनेस इज अ वेरी, आई शुड से इट इज अ वेरी हाई क्लास विद्या। कि आप किसी तारामंडल से कोई विद्या ले लें, तो उसके भी पैरामीटर्स होते हैं। जैसे एक बीमारी के पैरामीटर्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, आपको पता चलता है किसी टेस्ट के थ्रू। तो इसी तरह से एक्सेस कॉन्शियसनेस कौन एक्सेस कर सकता है सही में, वास्तविकता में रिकॉर्ड्स को? तो उसके भी टेस्ट है, सिम्टम्स है, लक्षण है। इसलिए अगर आप देखेंगे, अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं कि अगर कोई जागृत हो जाता है, कोई एनलाइटेंड है बीइंग, तो उसके क्या लक्षण है, ठीक है। इसी तरह ऋषि जो है, महर्षि वेदव्यास को पूछते हैं कि एक बुद्ध बुद्ध पुरुष के क्या लक्षण है, ठीक है। तो सारे हमारे स्क्रिप्चर्स में हर चीज के लक्षण दिए हुए हैं, हर चीज के लक्षण होते हैं।
और वो लक्षण उदय होने पर ही हमें पता चलता है कि ये उस चीज को इस व्यक्ति ने सिद्ध कर लिया है। सिद्ध मतलब इस चीज के ऊपर मास्टरी हासिल कर लिया है। दैट्स ऑल। तो भी जो एक्सपर्ट आज की डेट में बैठे हुए हैं बहुत सारे हैं, अगर आप उनको सर्च करते हो ना गूगल पे तो आपको पूरी लिस्ट मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो आपको आपके जैसे पीएलआर की बात करूं तो पास्ट लाइफ में आपको हिप्नोथेरेपी या किसी के थ्रू लेकर जाते हैं, और आप वो चीजें देखते हैं कि मैं उस लाइफ में हूँ, इस ईयर में हूँ, पर्टिकुलर मैं इस फॉर्म में हूँ, मेल फीमेल जो भी, और मैं ये कर रहा हूँ, ये मैंने कर्म किया जिसका आज मैं ये मेरे सामने कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट आ गया और मैं ये सफर कर रहा हूँ। तो वो जो लेकर गया जो हमें सब दिखा रहा है, या बहुत सारे एंजल्स की कॉलिंग होती है, एंजल्स हमारे आगे एक पूरा एक व्यू दिखाते हैं। तो ये सब फिर क्या है, अगर ये ओके। एक तरीके से ये ओके। कैसी दुनिया है फिर? ओके, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखिए, जो मृत है, ठीक है, उनको केवल और केवल मृत में ही रुचि रहती है। जितनी चेतना मृत है उसको केवल मृत में रुचि है। जैसे आपका पास्ट है, चाहे वो इसी जन्म का 1 घंटा पहले का पास्ट हो या पिछले कई जन्मों का पास्ट हो, वो जीवित है कि मृत है? पास्ट तो यानी कि वो खत्म हो गया। ठीक है, सो पास्ट मीन्स डेड। तो डेड में इंटरेस्ट है, ठीक है, डेड डेड को सुनने में इंटरेस्ट है। और लेकिन उस डेड से कोई भी लिविंग चीज नहीं निकाली है। और अगर आप देखेंगे, जिसको पीएलआर बोलते हैं अभी आज लोग, ठीक है, तो वो करने के बाद उनको पता चल गया है कि उनका पास्ट बहुत ही ट्रॉमेटिक था। पास्ट लाइफ में कौन जा रहा है? पास्ट लाइफ में वो लोग जा रहे हैं जिनको आज की लाइफ में भी ट्रॉमा है। पास्ट लाइफ करवाने के बाद भी उनको पता चला पास्ट लाइफ में भी ट्रॉमा था। तो उसके बाद उन्होंने एक ऐसा क्या एक्शन किया कि अभी वो ट्रॉमा नहीं आएगा, अभी उनको काल का डंडा नहीं पड़ेगा। ऐसा क्या एक्शन लिया पास्ट लाइफ सेशन करवाने के बाद? पास्ट लाइफ में अपनी गलतियों को देखकर फिर वो उसका करेक्शन कर रहे हैं कि अब आगे आने वाली लाइफ में ना कुछ ऐसा हो, या अभी करंट लाइफ को ठीक कर करंट सके। लाइफ में तो कोई रिपीट होता ही नहीं। करंट लाइफ इज नॉट अ रिपीट, देर इज नो रिपीट। रेपिटेशन इज ओनली वन थिंग, ह्यूमन बर्थ। आपको सिर्फ एक ह्यूमन बर्थ रिपीट करना है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड साइकिल, चक्र। ठीक है, तो उस चक्र से आप निकल नहीं सकते जब तक आप सही एक्शन नहीं लेंगे। और सही एक्शन शुरू होता है अपनी बॉडी से, पंचमहाभूत से, प्रकृति से, ठीक है, सही ज्ञान अर्जित करने से, सही नियम अनुशासन करने से। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक पास्ट लाइफ का ट्रॉमा देखकर ये शिक्षा नहीं ली है कि मेरे साथ अभी तक पिछले जन्म में भी ये हुआ था और इस जन्म में भी ट्रॉमा है, तो अभी मुझे ट्रॉमा से बचने के लिए क्या करना चाहिए और उसका करेक्टिव एक्शन क्या है। अगर उनको लग रहा है कि करेक्टिव एक्शन ये है कि पास्ट लाइफ में जो किया था अभी वो नहीं करेंगे, तो वो करेक्टिव एक्शन नहीं है। ठीक है, पास्ट लाइफ इज ऑलरेडी क्लोज्ड। अगर वो पास्ट लाइफ जीवित होती तो ये ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है, ठीक है, जिस यंत्र के टाइम मशीन के अंदर हम हैं, जिसे हम अर्थ बोलते हैं, ठीक है, तो ये टाइम मशीन आपके अंदर मेमोरी जरूर देती, ताकि आपको याद रहे पास्ट लाइफ में ये किया है। बिकॉज द सृष्टि, द क्रिएशन, द यूनिवर्सल फोर्सेस, नेचर, इट इज नॉट इंटरेस्टेड कि आपको पास्ट लाइफ की कोई चीज आज की लाइफ में उसकी छवि आए, ठीक है, आपको आवृत्त करे। तो ये सिर्फ यही चाहती है कि आप हर चीज को नवीन रूप से जिए, ठीक है, नव ऊर्जा के साथ जिए। और वो आपको साल में भी बार बार नवीन ऊर्जा के साथ जीने का मौका मिलता है, जैसे आप बोलते हैं नवरात्रि। नव मीन्स नवीन, न्यू। ठीक है, सो आपको हर समय न्यू वे में जीने का वे मिलता है, तरीका मिलता है, एक चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो करंट बर्थ इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी कि वो आप एक नवीन रूप से जी सकते हैं, ना कि पास्ट लाइफ। और देर इज अ वर्ड रिग्रेशन, देर इज अ वर्ड प्रोग्रेशन। तो सभी को ये डिसाइड करना चाहिए कि हम रिग्रेस होने में इंटरेस्टेड हैं कि हम प्रोग्रेस होने में इंटरेस्टेड हैं। तो आई एम श्योर एवरीबडी वांट्स टू जस्ट प्रोग्रेस। आप आज किसी के साथ इस जीवन में कोई ट्रॉमा होता है मान लीजिए, ठीक है, ट्रॉमा होने पर या कोई भी लाइफ सिचुएशन होने पर अगर आप उससे बात करें तो सबका पहला एक सामान्य उत्तर क्या होगा? सामान्य उत्तर होगा, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है, मुझे अपने पास्ट में नहीं जाना है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पीएलआर, everybody says okay, I am interested to know what all I suffered. By knowing the suffering, you should know कि ये जो प्लेन है जिसको आप पृथ्वी बोलते हैं, भूमंडल बोलते हैं, ठीक है, अर्थ बोलते हैं, सो इट इज अ प्लेन ऑफ पेन, इट्स अ प्लेन ऑफ सफरिंग सॉरो, ये है दुखालय है। ठीक है, कृष्ण इसको भी दुखालय ही बोलते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो ये दुखालय है।
तो दुखाले में क्या होता है? दुख। तो दुखाले में तो दुख तो सबसे इजीली मिल जाएगा, लेकिन दुख से बचने के लिए देर इज अ वे, एंड दैट वे इज कॉल्ड डिसिप्लिन। दैट वे इज कॉल्ड अनुशासन। अपने ऊपर शासन लाना अनुशासन के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है, अनुशासन को मैं बोलता हूं अनुशासन, स्वयं पर शासन। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं स्वतंत्र। तो ये न्यू एज टेक्निक्स इज जस्ट लाइक राउंड्स एंड राउंड्स, लूप। पास्ट लाइफ पास्ट लाइफ, पुराना पिछला, पुराना पिछला, आकाशिक रिकॉर्ड पिछला, पास्ट लाइफ पिछला, हीलिंग पिछली बीमारी, एवरीथिंग इज related to past which is dead. If you're living, start fresh, start like living, now live it. और वो एक्शंस लें जिससे कि अभी दोबारा सफरिंग ना आए, दोबारा से फिर से दुख ना आए, फिर पीड़ा ना आए, फिर पेन ना आए। तो भी जो हम ये मोडालिटीज में जो भी आज जो भी जा रहे हैं ये करते हैं, तो ये कहते हैं कि एक वाइट फॉर्म ऑफ लाइट है, यूनिवर्सल लाइट, या उसको गॉड कहते हैं कि वही क्रिएशन है इस पूरी पृथ्वी का या पूरे ब्रह्मांड का करता धरता जो है, वो जो एक वाइट लाइट है वही है। आप बिलीव करते हैं कि वही जो व्हाइट हम लाइट है वही गॉड है? हम इससे फनी बात नहीं हो सकती है। अच्छा। इससे ज्यादा फनी बात और चाइल्डिश बात नहीं हो सकती, इट्स वेरी किडिश। कि ओके। आपके आप जिस धरती पे रह रहे हैं, मुझे वहां धरती की प्रकृति का एक रंग बताएं, कि एक रंग की है प्रकृति, मुझे बताएं। नहीं, प्रकृति की अगर हम बात करें तो हरियाली सबसे पहले आंखों के सामने, मेरा तो हरा रंग आता है। करेक्ट, करेक्ट। आपकी जो प्रकृति है उसमें हरा रंग है, उसमें ब्राउन कलर की अर्थ है, जी ऊपर जी ब्लू जी, स्काई है। बिल्कुल। ठीक है, बीच में हर रंग के फ्लावर्स, हर रंग के फल, हर रंग की दालें। ठीक है, और हर रंग के मनुष्य हैं। ठीक जी है, जी जी। लेकिन जब आपको परमात्मा को डिसाइड करना है तो आप बोलते हैं वाइट है। तो ये बहुत ही फिल्मी बात है, जो कि सिर्फ और सिर्फ टीवी शो से निकल के आता है, और ये सबने उसी टीवी शोज का बना लिया है एक माइंडसेट, और अंदर एक इमेज बना ली है कि परमात्मा मतलब वाइट लाइट। ऐसा नहीं है। परमात्मा इससे भी ज्यादा एडवांस लाइट है, इससे भी ज्यादा रिफाइंड कलर्स हैं, इससे भी ज्यादा प्यूरिफाइड जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो है। अगर आपका पृथ्वी का ही विजिबल स्पेक्ट्रम जहां पे इतनी पेन है ये होगा, तो परमात्मा जिसको हम हेवनली बोलते हैं, तो हेवनली कलर्स का स्पेक्ट्रम कैसा होगा आप इमेजिन कर लें। ठीक है, अगर नर्सरी के बच्चे को ए आता है, बी आती है, सी आती है, 10th के बच्चे को ऐसे लिखना आता है, तो मास्टर डिग्री का बच्चा क्या कर सकता है वो सोच लें। तो इसी तरह से अगर भूमंडल जिसको हम दुखाल्य कहते हैं उसमें इतने रंग हैं, तो परमात्मा के रंग कितने हो गए आप वो सोच लें, खुद ही एक्सट्रापोलेट कर लें। ठीक है, तो ये व्हाइट लाइट वाली बात बहुत ही फनी है, क्योंकि ये बिल्कुल वेस्ट से आता है, क्योंकि वेस्ट की जितनी मूवीज हैं, फिर यहाँ पे हमारे यहाँ पे जितने सीरियल्स बनते हैं, उन सब में यही सब दिखाया जाता है कि परमात्मा वाइट है, वो विंग्स लेके बैठा है, और एक पूरा सारा वाइट एक बैकग्राउंड है जिसमें फेदर्स ही फेदर्स हैं, यहाँ एक गेट है जिसमें से गोल्डन लाइट आ रही है। तो ये सारी चीजें दिखाई, इसके ऊपर ही सारा ये माइंडसेट आधारित है। इसमें कोई भी वास्तविकता नहीं है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ये बिल्कुल भी रियल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड बॉलीवुड को लेकर माइंड में उस इमेज को बनाया हुआ है, और उसी को सब इमेजिन करें, क्योंकि आप उसी चीज की कल्पना कर सकते हैं जो मैक्सिमम आपने देखा है। ठीक है, आप उसी चीज की कल्पना कर सकते हैं। ये जो अभी सब लोग एक ही रंग के कपड़े भी पहनने वालों को गुरु बोलते हैं, तो ये भी माइंडसेट वहीं से आता है। ये भी बॉलीवुड का स्कूल माइंडसेट है, क्योंकि स्कूल में ऑल चिल्ड्रन दे हैव अ यूनिफॉर्म। ठीक है, सो इट्स अ वेरी यूनिफॉर्म कल्चर, ताकि सब बच्चों को यूनिफॉर्म पहना के दिखाया जाए, और आपको एक माइंडसेट बन गया है कि ये होने से, लक्षणों से पता चलता है कि ये गुरुजी हैं, ये होने से पता चलता है ये साधु हैं। ठीक है, या फिर अब बाहरी चीजों से, क्योंकि ज्ञान का प्रमाण नहीं पता है। ठीक है, ज्ञान का कोई प्रमाण नहीं पता है, और एट द सेम टाइम ये भी नहीं पता है कि उस ज्ञानवान व्यक्ति के दिव्य गुण कैसे देखने हैं। जैसा मैंने कहा कि लोगों को बीमारी को टेस्ट करना आता है, लेकिन दिव्य गुणों को देखना नहीं आता है, क्योंकि अपनी ही प्रकृति से दूर कर दिए गए हैं, और अपने ही शास्त्रों से दूर कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो इनके खत्म होने के बाद क्या बच जाता है? सिर्फ ऑब्वियसली व्हाइट लाइट, क्योंकि सब बोलेंगे व्हाइट लाइट से 7 कलर स्पेक्ट्रम आता है। व्हाइट लाइट से सिर्फ 7 कलर स्पेक्ट्रम नहीं आता है, गोल्डन लाइट से 7 कलर स्पेक्ट्रम आता है। जैसे सूर्य की किरणों से इंद्रधनुष बनता है, सूर्य का प्रकाश स्वर्णिम है, कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है।
कि सूर्य का प्रकाश स्वर्णिम है, उससे इंद्रधनुष बनता है। तो भी अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी युग परिवर्तन की, कि हम युग परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप इस बात में बिलीव करते हैं कि अब हम सतयुग के जो नए युग में प्रवेश करने वाले हैं? मैं ये बिल्कुल प्रमाण से कह सकता हूं कि कलयुग ऑलरेडी खत्म हो चुका है। कलयुग खत्म हो चुका है, सतयुग का प्रारंभ हो चुका है। हम लोग संधि युग में हैं। संधि मीन्स एक ब्रिजिंग टाइम। अब कुछ लोग उस ब्रिज के दूसरी तरफ सतयुग में उतर उतर रहे हैं। कुछ उतर चुके हैं, कुछ एक, कुछ अभी ब्रिज के ऊपर हैं, कुछ अभी ब्रिज के इस पार ही खड़े हैं। उनको वो सोच रहे हैं कि कलयुग ही ठीक ठीक चल रहा था, अभी इधर सेटलमेंट ठीक थी। क्योंकि कलयुग का मतलब क्या हुआ? कली मतलब डार्कनेस, कली मतलब अंधकार। ठीक है, कली मतलब अज्ञान। तो कईयों को अज्ञान में रस है, जैसे हम कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। ठीक है, कईयों को इग्नोरेंस ही ब्लिस लगती है, अज्ञानता ही कईयों के लिए आनंद है। तो अज्ञानता के जिनको आनंद है उनके लिए अभी कलयुग ही चल रहा है। जिनको अज्ञानता से बाहर आना है और अज्ञानता से पार जाकर अपने आप को सत्य में स्थापित करना है, प्यूरिटी में स्थापित करना है, उनके लिए सतयुग का ब्रिजिंग टाइम शुरू हो चुका है। जो अभ्यास करके नियम अनुशासन द्वारा सत्य में खड़े हो चुके हैं, सत्य का अभ्यास करके, उनके लिए सतयुग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो युग परिवर्तन तो हो रहा है, नित्य निरंतर हो रहा है, और ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। और विद इन एक डेकेड ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो भी ऐसा कहा जाता है कि अभी जो समय चल रहा है तो ये आत्माओं के इवोल्यूशन का समय है, और लगभग 26,000 सालों के बाद ही ये समय आता है। तो ऐसी क्या टेक्निक को हम यूज करें कि हम एज अ सोल अपने आप को बहुत जल्दी इवॉल्व कर लें और जो नेक्स्ट डायमेंशन है उसमें हम जा सकें? ओके, फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज, एक खुशखबरी ये है कि ये 26,000 साल की जगह ये 5,000 साल बाद ही आ गया है। ठीक है, 5,000 साल पहले राजा परीक्षित का टाइम था, जब वेद व्यास ने सारी पुराणों को विभाजित करके भागवत महापुराण लिखा। ठीक है, तो 5,000 साल बाद ये समय फिर से आ गया है। क्योंकि युग का काल इतना लंबा नहीं है जितना लोगों को बता दिया गया। लोगों को बताया गया युग 4,32,000 साल तक चलता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक असुरों का और जो राक्षस राज हैं उनका एक वे है, ताकि वो कलयुग को चलाते रहें और लोग एफर्ट ना करें। ठीक है, लेकिन कलयुग बहुत ही सरल है। इट्स ऑल मेंटल एज, एक मानसिक युग है। मानसिक युग को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, आप कर्म करने लग जाएं, एक्शन में आ जाएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं जागृति, वेकअप, वेकिंग, अवेकनिंग, ये कहते हैं ना, हम जागृति बोलते हैं। जब आप रात को सोते हैं तो आपके लिए संसार खत्म हो जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी एक चार्जिंग मोड में चली जाती है, जिसको आप कहते हैं स्लीप। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप दो आंखें खोलते हैं, ठीक है, तो आपको फिर से ये संसार पूरा प्रत्यक्ष दिखने लगता है। आपको जहां पे आप सो रहे हैं, जिस कमरे में, उस कमरे की सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगती हैं। आप खड़े होने के बाद किसी वस्तु से टक्कर नहीं मारते हैं। आपको पता है कौन सी चीज कहां पड़ी है, किस चीज का क्या प्रयोग है, ये समझ पड़ता है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज क्या करनी है, इसका मतलब आंखें खोलनी है। सबसे पहला काम, पहले आंखें खोलना शुरू करें। जो लोग इतने इतने घंटों ध्यान कर रहे हैं आंखें बंद कर करके, पहले आंखें खोले। क्योंकि आंखें बंद करने से ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि स्लीप मोड, जैसे हम अलार्म की भाषा में बोलते हैं स्नूज। ठीक है, तो वो स्नूज पे चला जाता है ब्रेन। ठीक है, अब लोग मेडिटेट करें, लेकिन मेडिटेशन का भी एक वे है। सो मेडिटेशन का, जैसे कि भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 10, 11, 12 में बताया गया है, एकांत जगह पे, प्रकृति में, रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर सीधा, मध्य में, चेहरा शांत, पांचों इंद्रियां प्रकृति की ओर देखती हुई। दैट्स ऑल। और ये आप कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर की छत पे कर सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप को किसी भी खुले स्थान पर रख के बिठा के कर सकते हैं। अच्छा, एक कुशन गद्दा लगा के बैठ के उसके ऊपर कर सकते हैं, जहां पे आपकी आंखों को सही दृश्य मिल रहा हो। कलयुग के दृश्य क्या है? कलयुग के दृश्य है हॉस्पिटल। ठीक है, कलयुग के दृश्य क्या है? कलयुग के दृश्य है स्कूल, फैक्ट्रियां, धुआं, पोल्यूशन, कचरा, गार्बेज, जो भी है सारा। ठीक है, या बिल्डिंग, सीमेंट्स की बिल्डिंग। तो वो दृश्य ना देखकर आप प्रकृति के दृश्य को देखें। प्राकृतिक दृश्यों की तरफ अपनी आंख खोलें, जैसे सनराइज, सनसेट, आकाश की ओर देखना, तारों को देखना। क्योंकि जो भी आप देखते हैं उसकी छवि आपके अंदर बनती है।
इसी तरह से हमारी आंख काम करती है, क्योंकि जो आप चीज देख रहे हैं उसी की छवि आपकी आंखों में बनती है, उसी से आपकी ब्रेन को सिग्नल मिलता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। आंखें बंद रखने से माइंड अपने आप छवियां क्रिएट करता है, जो कि सिर्फ न्यू एजिंग के में ही सहायक है। तो युग परिवर्तन में आने के लिए सबसे पहले पेड़ के नीचे जाएं, जमीन पर पांव रखें, ग्राउंड करें अपने आप को, आकाश को देखें, सनराइज सनसेट को देखें, भोजन को ठीक करें, भोजन अपना खान पान ठीक करें, भोजन में से मसाले, पैकेज फूड, शुगर्स, मैदा, ये सब कम करें, माइनस करें, वाइट शुगर बिल्कुल कट ऑफ करें, पैकेज्ड ड्रिंक्स को बंद करें, शाकाहारी भोजन को अपनाएं। तो ये सरल तरीका है। और जैसा मैंने बताया, सबसे पहले आंखें खोलें। आंखें खोलने से सही दृश्य दिखता है। आंखें खोलने से हर चीज का सही सही अंदाजा लगता है कि कौन सी चीज क्या है। आंखें नहीं खोलेंगे तो कोई भी चीज नहीं समझ पड़ेगी। आंखें बंद करके व्यक्ति टक्कर ही मारेगा, कहीं ना कहीं गिरेगा। जी जी बिल्कुल। तो भी अभी आपने जैसे बताया कि ये जो है समय जगने का है, इवॉल्व होने का है और अगले युग में जो है वो प्रवेश करने का है। लेकिन बहुत से लोग हैं आज भी जो इस बात पे बिलीव ही नहीं करते, जो लाखों के मायाजाल में भी फंसे कि इतने साल के बाद युग परिवर्तन होगा, अभी तो कलयुग चल रहा है और तुम बेवकूफ हो जो सतयुग की बातें करते हो। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? अभी तो हम चलो संधि काल में है, एक समय तो आएगा जब ये संधि काल भी खत्म हो जाएगा, ये संगम युग है खत्म हो जाएगा और सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। तब ऐसे जो लोग हैं जो बिलीव नहीं करते या बहुत ज्यादा क्राइम की दुनिया से जुड़े हैं, ऐसे लोगों का क्या होगा? क्या ये उस युग में जा पाएंगे या इनका कुछ एंड ओके। होगा? ओके, देखिए, इसको समझने का बहुत ही सरल तरीका है। 10th क्लास के बच्चे 10th में जाते हैं, फिफ्थ के बच्चे फिफ्थ में जाते हैं, नर्सरी के बच्चे नर्सरी में जाते हैं। जब हम संधि युग की बात करते हैं, संधि युग से नए युग में जाना मतलब पिछले युग का तो अंत होना ही है। पिछले युग का अंत हो गया, जैसे हमारा पुराना शरीर है वो खत्म होता है, फिर ही तो नया शरीर मिलता है। इसी तरह से इस युग काल का जो पुराना शरीर बना हुआ है कलयुग का, वो कली का जो शरीर है वो खत्म होना है। शरीर मतलब व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन, वो सब कोलैप्स होगा, टूटेगा, नया बनेगा, नई चीजें आएंगी। तो जो उस चीज में सही से बैठ पाएंगे, फिट बैठेंगे, ठीक है, वो तो सुर होंगे। सुर मतलब जो सही सुरत्व में है, जिनमें सही सुर है। सुर शब्द से ही बनता है सर्वाइवर, ठीक है। तो वो सरवाइव करेंगे। जो उसके अनुरूप नहीं कार्य करेंगे, ठीक है, जो उसमें नहीं फिट बैठेंगे, तो अल्टीमेटली उनका अंत होगा, ठीक है। और 4,32,000 साल तक की जहां तक बात है, तो आप स्वयं से पूछें कि क्या आप यही सारी पीड़ा, बीमारियां, डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये वॉर्स, इतना सारा जो ब्लड शेड हो रहा है, ठीक है, इतना रक्तपात जो धरती पर चल रहा है, क्या आप उसको 4,32,000 साल तक देखना चाहेंगे? इस सीन को, इतनी वायलेंस को, क्या आप चार लाख कभी बत्तीस नहीं, हजार साल तक देखना चाहेंगे? कभी भी अगर नहीं। नहीं देखना चाहेंगे तो उसका अंत अभी हो सकता है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल के लिए अंत अभी हो सकता है, स्व के लिए अभी खत्म हो सकता है। जब आप सही रास्ता चुने, स्व के लिए अभी खत्म हो सकता है। अगर नहीं खत्म करेंगे तो फिर आप भी उसी में हिस्सेदार हैं, ठीक है। तो आप भी उसी में हिस्सा दे रहे हैं, आप उसी के भागीदार हैं, तो आपको भी उसी में ही, आपका भी फल वैसे ही होगा, आपकी गति वैसी होगी। तो जो इसके अनुरूप नहीं कार्य करेंगे तो उनको उनकी गति अलग होगी, जो उसके अनुरूप कार्य करेंगे उनकी गति अलग होगी। इट इज जस्ट लाइक पास एंड फेल। तो भी अभी जो ये चेंज ओवर का टाइम है और जो हम नए युग में प्रवेश करेंगे तो चीजें पुरानी को तो खत्म होगी, तभी नई चीज की शुरुआत होती है। तो जैसे अभी हम प्लेन क्रैश का लें जो अभी रिसेंटली हुआ है, या अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अर्थक्वेक वगैरह आ रहे हैं। तो इसका मतलब जितना मैं समझ पा रही हूँ कि ये जो प्रकृति है वो अपने पांचों तत्वों को बहुत भयावह रूप से लेकर आएगी और चीजें डिस्ट्रक्ट होंगी। जो उस युग में जाने वाले हैं या नहीं है, जो भी, वो सब खत्म होंगे, मास में लोग खत्म होंगे, तभी हम उस युग में जा पाएंगे। राइट। सो इसको देखने का एक सिंपल वे मैं आपको बताता हूँ कि 5 तत्व जो हैं वो प्रकृति का हिस्सा है, ठीक है। प्रकृति माँ है, ठीक है। यहाँ पे अभी 8 बिलियन जीवात्माएं माँ के गर्भ में है। प्रकृति माँ के गर्भ में 8 बिलियन जीवात्माएं हैं, ठीक है। तो वो 8 बिलियन जीवात्माएं अगर माँ के विरुद्ध काम करेंगी तो माँ को उनको नष्ट करना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो माँ को उनको नष्ट करना ही पड़ेगा। और अब माँ एक एक को चुन चुन के तो नहीं कर सकती। तो विधान कैसा होता है? विधान क्या बनता है? विधान बनता है कि
एक ही तरह की जीवात्माओं को एक ही जगह पे कैटेगराइज किया जाए, एक ही जगह पे इकट्ठा किया जाए, फिर वो उसको सामूहिक रूप में खत्म किया जाए। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, सामूहिक निर्णय। तो ये मास डिस्ट्रक्शन जो है ये हो ही रही है अभी। अभी आप देखिए 2012 के बाद से आप इवेंट्स देख ले धरती पर। ठीक है, 2012 में सबको एक फिल्म भी दिखाई गई थी 2012 में, जिसमें कहा था कि अभी सब डिस्ट्रक्ट जी होने वाला है। जी जी ठीक है, जी खत्म होने जी। वाला है सबका। तब भी लोग नहीं समझे, फिर 2014 में फिर बताया गया, फिर 2016 में बताया गया, फिर 18 में बताया गया, फिर 20 में तो फिर हो ही गया शुरू काम। ठीक है, तो ये चीज ऑन गोइंग है। तो अगर अभी भी नहीं समझेंगे तो आप भी उसी समूह समूह में आते हैं। ठीक है, मास डिस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ इतने होता है, प्रलय। ठीक है, एक प्रलय, प्रलय का एक रूप। तो प्रलय तो अभी हम धरती पे इससे ज्यादा आप क्या सीन देखेंगे? आप देखें, फ्लाइट्स क्रैश हो रही हैं, कहीं पे सुनामी आ रही है, कहीं पर अर्थक्वेक्स इतने बढ़ गए हैं, वल्केनिक eruptions हो रही हैं, वर्षा इतनी तीव्र गति से हो रही है कि जहां पे कभी बाढ़ नहीं आई थी वहां पे भी अब बाढ़ आ जा रही है। ठीक है, लैंडस्लाइड्स इतनी हो रही हैं, इतने लोग मर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों ने जो पशुओं के साथ किया है इतने वर्षों में, अब वो ऊर्जा कहाँ जाएगी? जो लोगों ने इतने पशुओं के साथ किया है, नॉन वेज को अडॉप्ट करके, बीइंग एगिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस, और वो सब करके इतने जो पशुओं के साथ संहार किया है, इतना वध किया है, इतनी बलि दी है, तो वो उसकी ऊर्जा कहाँ जाएगी? अब वो ऊर्जा कहीं तो रिफ्लेक्ट होगी। और वो ऊर्जा कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो ऊर्जा एक व्यक्ति को पकड़ेगी जिसने खाया, वो उन सबको इकट्ठे पकड़ेगी। लेकिन उसमें फिर भी वो लोग ही बचेंगे जो अपने आप को सत्य में रखेंगे। सत्य मीन्स प्योर। और प्योरिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप आज के एक दिन प्योर हो गए उसके बाद आप जो मर्जी करें। प्योरिटी एक एक दिन करके ही सीखी जा सकती है। धीरे धीरे अपने आप को प्योर किया जा सकता है, और जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपका प्योरिटी लेवल आ जाएगा, उतना आप जल्दी सत्य में खड़े हो जाएंगे। तो ये मास डिस्ट्रक्शन तो होनी है, ये तो मतलब कलेक्टिव निर्णय ही है। क्योंकि हिप्नोटिज्म भी मास ही था, सामूहिक सम्मोहन ही काम कर रहा था। सामूहिक सम्मोहन से अब लोग, कुछ लोग बाहर आ गए हैं, कुछ लोग अभी भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अवेयरनेस तो बड़ी है, ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस काफी बड़ी है। लेकिन लोग अभी भी अपनी पिछली चीजों को नहीं छोड़ना चाहते। जो जिस कर्म में लगे हैं, चाहे वो न्यू एजिंग में लगे हुए हैं, चाहे वो वही मेडिटेशन की टेक्निक्स में लगे हैं, या वही सब काम कर रहे हैं, वही सब कोर्सेज सर्टिफिकेशन उन चीजों में लगे हैं। ठीक है, तो उन चीजों को छोड़ के अब प्रकृति की तरफ आ जाना चाहिए। क्योंकि एक चीज जो मान लेने जैसी है कि आप 5 महाभूत के बने हुए शरीर में हैं, तो ये एक बेसिक सेंस है, बहुत ही मतलब सामान्य सूझबूझ है कि पंच महाभूत के शरीर को पंच महाभूत से जोड़ना है। ये तो बहुत ही सिंपल बात है, जैसे फोन को चार्जर से जोड़ना है। तो अगर पंचमहाभूत को पंचमहाभूत से नहीं जोड़ेंगे तो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। और जो लोग अभी काम नहीं करेंगे तो उनको पृथ्वी आगे देह भी नहीं देगी। क्योंकि आप आज उसको गिफ्ट को ऑनर नहीं करेंगे, आपको एक चांस दिया है, उसको ऑनर नहीं करेंगे, तो प्रकृति आपको देह भी नहीं देगी, भूदेवी एक्सेप्ट नहीं करेगी। धरती माता अपने शरीर में धारण नहीं करेगी, क्योंकि वो धारण कर रही है इसीलिए उसको धरती बोलते हैं। तो वो धारण नहीं करेगी आपको, वो आत्माओं को, उन आत्माओं को धारण नहीं करेगी जो उसके नियमानुसार नहीं रह रहे हैं। तो मास डिस्ट्रक्शन इज इनएविटेबल, ये होना ही है, इसको नहीं रोक सकते। लेकिन आप अपना स्वयं का निर्णय बदल सकते हैं। स्वयं की इच्छा शक्ति को जागृत करें और अपना निर्णय बदलें और सही रास्ते पर आ जाएं, प्रकृति की तरफ जाएं। ऐसा भी तो बोला गया था ना कि कलयुग जब चलेगा या जब आएगा, तब एक हर युग में एक एक अवतार होते हैं। तो विष्णु जी का एक अवतार, कल की अवतार आएंगे। और अब हम देख रहे हैं कि कलयुग तो ऑलमोस्ट एंड फेज पे, हम बिल्कुल टेल, जो उसकी टेल होती है ना, उसके एंड पे हैं और नए युग की शुरुआत में हैं। कल की अवतार का मुझे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिए, मैं तो इंतजार करती रह गई, देख नहीं पाई कल की कब आ गए। आप इसके बारे में देखिए, क्या बताएंगे? देखिए जो अवतारिक ऊर्जा है, अवतारिक ऊर्जा काम कर रही है, अवतारिक ऊर्जा अपना काम कर रही है। अभी कल्कि को या किसी भी अवतार को मनुष्यों में देखने की सूझबूझ ही नहीं है। मनुष्यों में तो अभी अपने देह को देखने की सूझबूझ भी नहीं पैदा हुई। तो अवतारिक ऊर्जा को देखने की, या अवतारिक जो पुरुष है, दिव्य पुरुष है, उसको देखने की सूझबूझ के लिए भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो लोगों को अवतार वैसे ही दिख रहे हैं ना, जैसे रामानंद सागर ने दिखाया है। ठीक है, सब अवतार वैसे ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज के युग का अवतार ऐसा थोड़ी होगा। अवतारिक बींग ऐसे काम नहीं करेंगे जैसा लोग सोच रहे हैं कि वो शायद धोती पहन के, मालाएं गले में डाल के और सिर पे मुकुट धारण करके। ये सारी सिंबोलॉजीज हैं, ये सारे क्या है, ये चिन्ह है। ये चिन्ह है, लेकिन एग्जैक्ट चिन्ह ऐसे नहीं है जैसा हमें दिखाया गया है, जैसा सबको ये दिखा दिया गया है। तो वो अवतारिक ऊर्जा तो काम कर रही है, इसीलिए तो युग परिवर्तन हो रहा है। अवतारिक ऊर्जा काम कर रही है, इसीलिए ज्ञान उत्पन्न हो रहा है धरती पर।
अवतारिक ऊर्जा कार्य कर रही है, इसीलिए ही संधि काल फास्ट भाग रहा है, दौड़ रहा है। सरस्वती वापस बह रही है, ज्ञान धारा फिर से धरती पर लौट आई है। तो अवतारिक बींग्स तो आ गए हैं। अब अवतार जो है वो तो दो ही होते हैं, या तो विष्णु के होते हैं, शिव के होते हैं। तो वो अवतार धरती पर काम कर रहे हैं, बस मैं इतना बता सकता हूँ, वो काम कर रहे हैं। और वो ऊर्जाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, उस ऊर्जा को लोग नकार नहीं पाएंगे। वो ऊर्जा बहुत ही प्रबल है, बहुत विशाल है, और उसको रोका नहीं जा सकता। इसलिए मनुष्यों के हित में यही है कि वो प्रकृति की तरफ आकर भूदेवी को ज्यादा खराब ना करके नियमों को माने और प्रकृति की तरफ आए। वो उनके हित में भी है, उनका भला भी है उसमें। तो भी ऐसा भी तो बोला जाता है ना कि अगर आपको अपने आप को अवेकन करना है या आपको जागृत करना है अपने आप को और सही रास्ते पर चलाना है या कहीं की एक सही पाथ पर चलना है, तो आपको अपने सेवन चक्रास अलाइन करने होंगे, थर्ड आईज ओपन करनी होगी। तो आजकल इसके लिए बहुत सारे लोग थर्ड आई ओपन का भी जो अटूनमेंट वगैरह लेते हैं। मुझे आप तो एक व्यक्ति पहले बताएं धरती पर जिसको अपनी किडनी को एक्टिवेट करना आता है। किडनी को एक्टिवेट करना मुश्किल है। वो तो ठीक है। ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। ठीक है। तो कोई एक व्यक्ति जो अपने हृदय को खुद चलाता हो। चल रही है अपने आप। कोई एक व्यक्ति जो अपनी पलकें खुद झपकता हो। सब प्रकृति ने खुद ही खुद करने के लिए दिया हुआ करेक्ट। है। सो एवरीथिंग हैपन्स नेचुरली। राइट। सातों चक्र भी आपको कुछ नहीं करना है उसमें। आपको अपने एक्शंस को ठीक करना है। सेवन सेंटर्स जो आपकी स्पिरिट बॉडी में होते हैं, जिस तरह से आपकी फिजिकल बॉडी में हृदय है, किडनी है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, ब्रेन है, आईज है, ठीक है, सारे बॉडी पार्ट्स हैं। उसी तरह आपकी स्पिरिट बॉडी के सेवन सेंटर्स हैं, ठीक है, जो आपकी स्पाइन के साथ अलाइनमेंट में रहते हैं। ठीक है। क्योंकि आप अपने सेवन सेंटर्स को देख नहीं सकते हैं, जिस तरह से आप अपने किडनी लिवर सबको नहीं देख सकते हैं, तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। जो चीजें आपको नहीं दिखाई गई हैं, इनविजिबल रखी गई हैं, उसके लिए आपको ज्यादा बॉदर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने वेलबींग पे काम करने की जरूरत है। आपको अपनी कर्मों को दिव्य प्राकृतिक नियमों के अनुरूप करने की जरूरत है। तो सेवन सेंटर्स ऑटोमेटिकली लाइन हो जाएंगे। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आपको करना है जो काम, वो सबसे बड़ी बात है मूल आधार। सिर्फ एक काम करना है और वो है मूल आधार। ठीक है। मूलाधार का मतलब होता है रूट। तो पेड़ की रूट को पकड़ना जरूरी होता है कि पेड़ के पत्तों को पकड़ना जरूरी होता है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें अगर बीज लगाना है तो बीज की जड़ को सिर्फ हमें सींचना है। बीज की जड़ को ही सींचते हैं ना आप सिर्फ। आप पत्तों के पानी देंगे तो जड़ नहीं तो ही नरिश होगी। लेकिन नहीं। पेड़ जड़ से नरिश होता है। तो सारा पेड़, चाहे वो थर्ड आई है पेड़ की, चाहे वो विशुद्धि है, चाहे वो सहस्त्रार है, चाहे वो कोई भी सेंटर है, वो पेड़ का सेंटर तभी काम कर सकता है अगर आपकी जड़ सही है, अगर आपकी सही जड़ लग गई है। अगर जड़ सही नहीं लगी है तो वो सारा पेड़ सही काम नहीं करेगा। जड़ खराब हो जाने से पेड़ सारा खराब हो जाता है। तो जड़ जड़ यहाँ पे रूट, रूट क्या बता रही है? रूट बता रही है मूल आधार। मूल आधार, मूल आधार हमारे जीवन का क्या है? रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, यही ना मूलाधार, बेसिक इसी को बोलते हैं मूलाधार, जी मतलब रोटी जी कपड़ा जी। मकान। ठीक है। तो इसका मतलब खाना ठीक करें, कपड़ा ठीक करें, मकान, आप किस मकान में रहते हैं उसको कहते हैं बॉडी। जिस मकान में आप रह रहे हैं उस मकान को कहते हैं हम देह, शरीर, बॉडी। ठीक है, तंत्र। तो इस मकान को ठीक रखें। बाकी काम पेड़ खुद कर सकता है। ऋतु आने पर उसको खुद ही फल लग जाते हैं, और वो फल विद्याओं के लगते हैं। तो इसमें सिर्फ मूलाधार को काम करना है। आजकल क्या है कि अभी ये प्रचलन हो गया है, हर कोई मतलब रूट को छोड़कर डायरेक्टली थर्ड आई पे, सीधा थर्ड आई से नीचे तो बात ही नहीं करता है कोई। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल लोगों को जब मैं यूट्यूब खोलती हूँ तो सबसे पहले यही होता है कि अट्यूनमेंट लें, डायरेक्ट थर्ड आई खोलें और वो देख हाँ। सकें जो कोई नहीं देख सकता। हाँ बिल्कुल। तो थर्ड आई खोलते रहे बैठ के, कितने भी साल खोलते रहे थर्ड आई, आपकी थर्ड आई कभी भी नहीं खुलेगी, कितना भी खोलते रहे, क्योंकि थर्ड आई का जो सेंटर है वो रूट के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें शिव और शक्ति की एनर्जी जो है वो रूट में फंसी है, वो रूट में बंद है, जिसको आप कुंडलिनी बोलते हैं। ठीक है। शिव शक्ति सेंटर की जो ऊर्जा है वो मूलाधार में बंद है। और मूलाधार केंद्र तभी खुलता है जब आप अपनी बेसिक चीजें ठीक करते हैं। उसके बिना मूलाधार काम नहीं करता है। बेसिक चीजें ठीक होने के बिना आपकी बेसिक बेस एनर्जी काम नहीं करती। आप कितना भी थर्ड आई, 1 करोड़ बार भी थर्ड आई का मंत्र जाप कर लें तब भी नहीं खुलेगी वो। तो जो लोग देख पाते हैं या जैसे किसी ने भविष्य देख लिया कि क्या होने वाला है और बताया और वो वाकई में घटित हो गया, तो फिर वो कैसे संभव हो पाता है?
नहीं हो सकता है। आप कितने भी लोग कुछ किसी भी भविष्य के बारे में कोई भी चीज बोलते हैं तो 10 में से एक चीज तो ठीक हो ही जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि असली भविष्य धरती पर नहीं है। धरती पर प्रलय आएगा ये भविष्य है, ये फिक्स है। ठीक है, धरती पर नई ऊर्जा काम कर रही है ये भविष्य में हो ही रहा है। धरती के भविष्य में सतयुग आ रहा है, ये धरती का भविष्य फिक्स है। इससे बड़ी प्रिडिक्शन क्या होगी? ठीक है, तो ये प्रिडिक्शन तो फिक्स है। अब बात ये है कि आप उस प्रिडिक्शन का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे, ये आपके कर्मों पर निर्धारित है। तो जो लोग ये बाकी को कर रहे हैं, पहले खुद की आध्यात्मिक उन्नति पे काम करें। ठीक है, वो भविष्य जरूरी है, क्योंकि आपका वास्तविक भविष्य आपके देह त्याग के बाद शुरू होता है। क्योंकि निर्णय आपके जीवन का देहांत है, देह के अंत में है। ठीक है, अंत काल में निर्णय है कि आप इसी लोक में फिर से वापस आएंगे, इससे नीचे जाएंगे या इससे ऊपर जाएंगे। तो वो तब निर्धारित होता है। ठीक है, तो वो वास्तविक भविष्य है प्रत्येक मनुष्य के लिए। भी आप जो है ना ज्ञान का भंडार है, आपके साथ एक एपिसोड में सब कुछ कवर कर पाना बहुत टफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जिसके लिए मुझे आपके साथ बार बार मिलना है और बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, क्योंकि खुद को जगाना पहले जरूरी है, तब आप दूसरों को जगा पाओगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप एक ऐसे गुरु हैं जो मेरी मदद करेंगे मुझे खुद को जगाने में। तो मैं यही चाहूंगी कि आपके साथ हर एपिसोड में मैं कुछ नया जानूं और खुद की उन्नति करूं। और जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं, परमात्मा उनकी भी उन्नति का रास्ता आपके द्वारा बना रहा है, तो उन सब की उन्नति हो और हम सब उस इस संधि काल से निकलकर उस नए युग में प्रवेश करें और एक सुखद जीवन जिए, क्योंकि इस कलयुग में कुछ भी नहीं रखा है। आपने जैसा बताया कि सिवाय दर्द के, परेशानी के, नेगेटिविटी के इस युग में तो कुछ है नहीं। तो एक सुंदर युग की कल्पना हर कोई चाहता है कि मेरा आने वाला कल जो है सुंदर हो, क्योंकि जो बीत गया उसको तो बदल नहीं सकते, आने वाला सुंदर कर सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल आप हमारी मदद करें और आप बिल्कुल। बार बार हमसे जुड़ें और हमें बहुत सारी नॉलेज शेयरिंग करें जिससे हम खुद को अवेकन कर सकें। राइट राइट सोनम, राइट थैंक यू राइट। सो मच आज के इतने सारे इम्पोर्टेंट आपने जो हमें इंफॉर्मेशन दी उसके लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया आपने। और आप बहुत ही गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, ट्रस्ट मी। आपको लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो एकदम ये चीज क्लियर समझ पाएंगे कि एक सच्चा गुरु जिसकी तलाश होती है ना लोगों को, तो वो जो दिखने वाले जो टीवी पे आज गुरु हैं वो आप उनमें से नहीं है। इतना तो मैंने समझ लिया, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ और आपसे मिलकर जो एक कनेक्शन फील कर पा रही हूँ या एक जो एनर्जी फील कर पा रही हूँ, वो बहुत कम लोगों से मिलकर होती है। राइट राइट सोनम, राइट राइट, इट्स रियली गुड। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि अगर हम सही ज्ञान को सही लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे कि गुरुओं का जो मेन अभी जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है वो सबका क्या है कि एक बाहरी आवरण है। तो लोग बाहरी आवरण से गुरु को पहचानने लगे हैं। तो ये क्या है, ये कलयुग की ही दी हुई सोच है। ठीक है, ये बहुत ही कलयुग का दिया हुआ सोच है कि बाहर ऑरेंज कपड़े, माला या वाइट कपड़े या स्पेसिफिक कपड़े, माथे पर लेप हो, तिलक हो और लाखों फॉलोअर्स हो और स्टेज पे हो। तो अगर आप देखेंगे कि वास्तविकता में तो गुरु शिष्य संबंध सबसे सर्वोपरि था। ठीक है, अगर हम शिव पार्वती को भी देखें तो शिव जो है वो गुरु हैं, इसलिए शिव को गुरु बोलते हैं। और गुरु होने के लिए मिनिमम थर्ड आई लेवल चाहिए, मिनिमम। ठीक है, इसलिए शिव को गुरु दिखाया गया है। ठीक है, तो मिनिमम थर्ड आई लेवल तो चाहिए ही चाहिए गुरु होने के लिए। और पार्वती जो है वो शिष्य है। और शिष्य क्या करता है? शिष्य प्रश्न पूछता है। तो इसलिए अगर आप जितने भी शिव और पार्वती का संवाद देखेंगे उसमें पार्वती शिव से प्रश्न पूछती हैं और शिव उसका उत्तर देते हैं। तो ये गुरु शिष्य संवाद है। लेकिन आज क्या है, इट इज वन साइडेड। संवाद खत्म हो गया है। कृष्ण अर्जुन क्या है? संवाद है। महर्षि वेदव्यास ने जो पूरे पुराण लिखे हैं वो भी क्या है? दो लोगों के बीच की बात है, दो लोगों का डायलॉग है। तो हमेशा से जो ज्ञान था वो डायलॉग रूप में ही डिलीवर किया गया है। अगर आप पीछे भी कहीं भी देख लें, किसी भी पुराण, किसी भी शास्त्र में देखें। लेकिन अभी गुरु शिष्य परंपरा समाप्त हो गई। अब टीचर्स ऑफ टीचर, टीचर्स ऑफ टीचर्स, टीचर्स ऑफ टीचर्स। और अभी आज तो मतलब कलयुग की वो स्थिति आ गई है कि एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन बिकम अ मास्टर। एनी, एनी, एनी मीन्स एनी। ठीक है, कोई भी बड़ा नाम आगे लगा ले। मतलब आप कृष्ण को भी कृष्ण कहते हैं, मीरा को मीरा बोलेंगे। ठीक है, आप हर हर अवतारिक बीइंग को भी उसके नाम से बुलाते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी सबको बड़े बड़े नामों के आगे प्रीफिक्स, सुफिक्स लगाने हैं। तो उसको समझ पड़ता है कि ओके महाराज हैं कोई, या कोई बड़े गुरु हैं, या कोई 1008 कुछ बहुत बड़ा है। सो बट ये रियलिटी नहीं है, दिस इज नॉट ट्रुथ। ये ट्रुथ नहीं है।
गुरु मतलब गुरु शिष्य संबंध, जिसमें कि गुरु आपको करेक्ट करता है, हर चीज के लिए करेक्ट करता है। शिष्य वही है जो करेक्ट होने के लिए रेडी है, जो डिसिप्लिन करने के लिए तैयार है, वो शिष्य है। दैट्स ऑल, ये इतना ही बात है। बाकी सारी चीजें क्या है, अभी दुनिया ने खुद खुद बना ली है, खुद डेवलप हो गए हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सबने ये चीजें बना लिया, और ये कलयुग के फेवर में ही जाती हैं ये चीजें। जितना लोग वास्तविकता को नहीं समझेंगे, तो वो ये सारी चीजें कलयुग के फेवर में ही जा रही हैं। तो उतना ही आप कलयुग की एनर्जी से जुड़े रहेंगे, कलयुग की ऊर्जा से जुड़े रहेंगे, उसकी पूरे शासन के अंतर्गत ही आप काम करते रहेंगे। आप कली की वर्कफोर्स बन के ही रहेंगे। ठीक है। तो ये हमारे शास्त्रों में तो बहुत अच्छे से ये चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। और दुनिया सुंदर हो नहीं सकती, धरती की दुनिया, आपका वर्ल्ड सुंदर हो सकता है, लेकिन धरती जिस वाइब्रेशन के लिए बनाई गई है, वो वाइब्रेशन दुख है। क्योंकि धरती उन जीवात्माओं के लिए बनाया गया लोक है जो दिव्य नियमों के विरुद्ध काम करते हैं। जब कृष्ण जैसा व्यक्तित्व इसको दुखाले बोल दे, तो बाकी मनुष्यों को इसको वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल, या धरती बहुत सुंदर है, ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं है। खत्म हो जाती है बात। जब कृष्ण कह दे कि गुरु को तत्व ज्ञानदर्शी होना चाहिए, उसके अलावा गुरु का प्रमाण ही नहीं हो सकता जब तक वो तत्व ज्ञानदर्शी नहीं है। तो बाकी गुरुओं के मतलब वो क्या मालाएं पहन रहे हैं और क्या वो चोला पहन रहे हैं, कितने फॉलोअर्स हैं उनके, वो पैरामीटर ही नहीं है। मास से तो मतलब मास हिप्नोटिज्म ही पैदा होता है, सामूहिक समूह, उससे कोई रास्ता उत्पन्न नहीं होता है। तो जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना बेटर है, जो समझेंगे उनके लिए भला है। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका, और फिर से स्वागत करूंगी अगले एपिसोड में, ताकि ये राइट, सीरीज बने और बहुत सारी आपसे ज्ञान मिलकर हम अपने जीवन को परिवर्तित करें। थैंक यू राइट, सो राइट, मच। राइट।